सो ये बात तो हम सब जानते हैं कि रिसेंटली साउथ इंडियन सिनेमा में काफी सारे ऐसे एक्टर्स रहे हैं जो एक टाइम पर अपने करियर के एब्सोल्यूट पीक पर थे और बॉक्स ऑफिस पर उनका क्लियर डोमिनेंस हुआ करता था एंड इवन ऑडियंस का उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट भी था। और तो और हर नई फिल्म के साथ में एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बढ़ती जाती थी और उन्हीं नामों में से एक नाम था जो एक वक्त पर तमिल बॉक्स ऑफिस को लिटरली रूल करता था। बैक टू बैक हिट्स, डायरेक्टर से सिर्फ एक ही फिल्म साइन करवाने के लिए वेट किया करते थे और स्टारडम ऐसा था कि ये बंदा जिस भी फिल्म को टच करता वो ऑलमोस्ट ब्लॉकबस्टर बन जाती। यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एक्शन स्टार द वन एंड ओनली पुरची थलपति विशाल सर की। आज भले ही आप इस एक्टर को नॉर्मल कमर्शियल हीरो के तौर पर देख रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब विशाल की गिनती तमिल सिनेमा की टियर 2 टॉप हीरोज में होती थी। थलपति विजय, अजीत कुमार और चियान विक्रम जैसे बड़े नामों के साथ उनका कंपैरिजन किया जाता था। दैट वाज द लेवल ऑफ स्टारडम। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद उस वक्त तमिल इंडस्ट्री में किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। जो एक्टर बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर दे रहा था, उसी एक्टर की फिल्म्स धीरे धीरे सिर्फ इक्का दुक्का हिट तक सिमट कर रह गई और फिर सिचुएशन और भी धीरे धीरे बिगड़ती चली गई, यहाँ तक कि उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट तक रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। आई मीन तुम ऐसा मान सकते हो कि ऑडियंस का इंटरेस्ट जैसे कंप्लीटली इनके ऊपर से विनिश हो गया था और फिर शुरू होता है एक ऐसा डेंजरस डाउनफॉल जहाँ पर फिल्म अच्छी हो या बुरी, ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक ही माइंडसेट बन चुका था कि भैया विशाल की फिल्म है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और जिस किसी भी प्रोजेक्ट को विशाल हाथ लगाते थे वो ऑलमोस्ट गारंटेड फ्लॉप बनने लगा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है? जो एक्टर एक टाइम पर हर डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस हुआ करता था, आज उसी एक्टर के साथ कोई बड़ा डायरेक्टर काम करने से क्यों कतरा रहा है? सडनली विशाल के करियर में इतना लंबा डाउनफॉल कैसे आ गया? क्या इसके पीछे खुद विशाल सर के डिसीजन से रेस्पॉन्सिबल है या फिर ऑडियंस का टेस्ट और एक्सपेक्टेशन इतनी बदल चुकी है कि उनको विशाल की फिल्मों के अंदर वो बात ही नहीं मिल रही जो 10 से 12 साल पहले मिला करती थी? वैसे तो हम विशाल सर के ऊपर पहले भी एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने उनकी इंटायर जर्नी से लेकर उनकी अपकमिंग मूवीज तक सब कुछ डिटेल में कवर किया था और आज की डेट में वो वीडियो हमारे चैनल का मोस्ट पॉपुलर वीडियो भी है। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। आज हम विशाल सर के इस शॉकिंग डाउनफॉल को प्रॉपर्ली एक्सपोज करने वाले हैं और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं जो हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया, जो आपके दिमाग में भी शायद काफी टाइम से घूम रहे होंगे। तो ये वीडियो होने वाला है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, हॉनेस्ट एंड आई ओपनिंग। और अगर आप भी मेरी तरह पुरची थलपति विशाल सर के डाई हार्ट एकदम कट्टर फैन हो तो गलती से भी इस वीडियो को स्किप या मिस मत कर देना। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन उससे पहले पता है ना क्या करना है? ये चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को चलो छोड़ो, जाने दो। आप तो बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, अगर पसंद आ जाए तो कर देना। तो वीडियो की लेंथ और आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को 4 पार्ट में सेग्रीगेट किया है। तो चलो फर्स्ट चैप्टर में डुबकी लगाते हैं। अगर हॉनेस्टली देखा जाए तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं होना चाहिए कि विशाल सर की लास्ट रिलीज कुछ फिल्म्स फ्लॉप क्यों हुई। असली सवाल ये है कि जब चक्रा, एनिमी और एक्शन जैसे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिवली बुरे नहीं थे, फिर भी ऑडियंस ने उनको थिएटर में देखना अवॉइड क्यों किया। और यहीं से विशाल सर के करियर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और मिसअंडरस्टूड टाइम स्टार्ट होता है। एक्चुअली विशाल सर का इशू सिर्फ स्क्रिप्ट तक लिमिटेड नहीं रहा, धीरे धीरे ये एक परसेप्शनल प्रॉब्लम बन गया। एक टाइम ऐसा भी था जब ऑडियंस विशाल सर को रॉ, ग्राउंडेड और मास एक्शन हीरो के तौर पर देखती थी। उनकी मूवीज के अंदर एग्रेशन होता था, हॉनेस्टी होती थी और एक सर्टेन रियलिज्म फील होता था जो उन्हें बाकी एक्टर से अलग बनाता था। लेकिन टाइम के साथ ये इमेज ब्लर होने लगी। ऑडियंस को विशाल सर की मूवीज के अंदर एक ही टाइप का टेम्पलेट बार बार दिखने लगा, वही गुस्सा, वही बॉडी लैंग्वेज, वही रिवेंज ड्रिवन नैरेटिव्स, जहाँ पर नॉवेल्टी ऑलमोस्ट खत्म होती चली गई। और यहीं पर ही एक इंटरेस्टिंग कंडीशन सामने आती है जब चक्रा जैसी फिल्म आई जो साइबर क्राइम जैसे रेलिवेंट और कंटेम्परेरी टॉपिक्स को एड्रेस करती थी। और अगर लाठी फिल्म की बात करें तो जहाँ पुलिस ब्रूटैलिटी और पावर डायनेमिक्स का स्ट्रॉन्ग एंगल था, या फिर एनिमी फिल्म जिसमें डुअल कैरेक्टर और 2 बड़े एक्टर के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाला रोल्स और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करता है, या फिर एक्शन फिल्म जो स्केल, इंटरनेशनल सेटअप और एम्बिशन के साथ में बनी थी। कॉन्सेप्ट वाइज ये सारी फिल्म्स वीक नहीं थी। मेरी एक आदत है, छुप के खेलने से अच्छा है कि सीधा आमने सामने खड़े होकर खेल खेलो। क्या जीत और क्या हार, तुझे अब भी ये कंपटीशन लग रहा है? बता नहीं तो मर, नो लाइफ लाइन। बता, फिलहाल तो तेरा नंबर है। तो आ गए, शहर के सारे गुंडे मवाली मिलकर एक साथ मुझे जान से मारने के लिए आ गए, लेकिन यहाँ से कोई जिंदा बच के नहीं जाएगा। असल प्रॉब्लम ये थी कि ऑडियंस ऑलरेडी मेंटली डिसाइड कर चुकी थी कि विशाल की फिल्म मतलब आउटडेटेड एक्सपीरियंस, जिसका अगर सीधा मतलब निकाले तो ऑडियंस का ऐसा कहना था कि भैया स्किप कर दो, ओटीटी पर आएगी तो देख लेंगे। और जब एक बार अगर परसेप्शन नेगेटिव हो जाता है तब अच्छी से अच्छी फिल्म भी उसका बर्डन नहीं उठा पाती। आज की इस न्यू एज ऑडियंस के लिए सिनेमा सिर्फ स्टोरी तक लिमिटेड नहीं होता, उनके लिए सिनेमा एक एक्सपीरियंस होता है। वो फ्रेशनेस ढूंढते हैं, न्यू फेसेस, न्यू प्रेजेंटेशन और न्यू स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स। विशाल के केस में इशू ये हो गया था कि वो इवॉल्व कर रहे थे, बट ऑडियंस को विशाल का वो इवोल्यूशन क्लियरली फील ही नहीं हुआ। मार्केटिंग
मार्केटिंग वीक रही, वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं हो पाया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि विशाल की पर्सनल ऑफ स्क्रीन इमेज भी उनकी फिल्म्स पर हैवी पड़ने लगी। प्रोड्यूसर एसोसिएशंस के कॉन्फ्लिक्ट्स, कंट्रोवर्सीज, हेल्थ इश्यूज, डिलेड रिलीज, ये सब चीजें इनडायरेक्टली ऑडियंस के ट्रस्ट को कंटिन्यूअसली अफेक्ट करती रही। एक और हार्श रियलिटी तो ये है कि आज तमिल सिनेमा का कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा ब्रूटल हो चुका है। न्यू एज जनरेशन एक्टर्स पावरफुल स्क्रिप्ट के साथ में आ रहे हैं, लाइक शिवा कार्तिकेयन, प्रदीप रंगनाथन, अरुण विजय और अथर्वा मुरली वगैरह। और वहीं डायरेक्टर्स अब हीरो से ज्यादा स्टोरी को सेल कर रहे हैं, और ऑडियंस भी धीरे धीरे पूरा हीरो सेंट्रिक सिनेमा से थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। विशाल की फिल्म्स अक्सर बीच में अटक जाती है, ना तो विशाल की फिल्में मास एंटरटेनर फिल्म बन पाती है और ना ही फुली कंटेंट ड्रिवन सिनेमा। और जब आप दोनों बोट के अंदर एक साथ में पैर रखते हो तो गिरने के चांसेस नेचुरली ज्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि विशाल की एक्टिंग खराब हो चुकी है या उनमें पोटेंशियल खत्म हो गया। प्रॉब्लम ये है कि ऑडियंस के साथ में कहीं ना कहीं उनका इमोशनल कनेक्शन ब्रेक हो चुका है, और जब ऑडियंस इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाती है तब वो सिर्फ मूवी अच्छी है इन जैसे रिव्यूज के बेसिस पर थिएटर तक आने का डिसीजन नहीं रहती। उन्हें एक सॉलिड रीजन चाहिए होता है, एक ऐसी वजह जिससे वो अपना ट्रस्ट वापस से गेन कर सके। और यहीं पर सबसे बड़ा और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या विशाल का करियर एक्चुअली डेड हो चुका है, या फिर ये सिर्फ एक लॉन्ग रफ फेज है जहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कमबैक पॉसिबल है। क्योंकि हमारे इंडियन सिनेमा की खुद हिस्ट्री गवाह देती है कि इंडस्ट्रीज में इससे भी बड़ा डाउनफॉल से एक्टर्स ने कमबैक किया है, लेकिन सिर्फ तब जब उन्होंने हॉनेस्टली अपनी पोजीशनिंग, अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस और ऑडियंस की चेंजिंग माइंडसेट को समझकर खुद को पूरी तरह रीसेट किया। साउथ इंडस्ट्री की हिस्ट्री क्लियरली ये बताती है कि डाउनफॉल कभी भी परमानेंट एंड पॉइंट नहीं होता। ज्यादातर केसेस के अंदर ये सिर्फ एक ट्रांजिशनल फेज होता है जहाँ पर एक्टर को एक टाइम पर थोड़ा रुक के सोचना पड़ता है, अपनी इमेज को री इन्वेंट करना पड़ता है और ऑडियंस के साथ नया कनेक्शन बनाना पड़ता है। अगर हम तमिल सिनेमा में देखें तो रिसेंट ईयर्स में काफी सारे एस्टेब्लिश्ड स्टार्स ने स्ट्रॉन्ग कमबैक्स डिलीवर किए हैं। लाइक खालाजीत ने गुड बैड अगली के साथ में अपना मास हीरो इमेज दोबारा रिक्लेम किया, जो उनके प्रीवियस सेटबैक के बाद एक सॉलिड रिकवरी बनकर आई। लाइक सूर्या, विजय सेतुपति और शशि कुमार जैसे एक्टर्स ने भी अपने स्लम्स के बाद फिल्म्स के थ्रू ये प्रूव किया कि राइट स्क्रिप्ट और राइट पोजीशनिंग के साथ में स्टारडम को रिवाइंड किया जा सकता है। इंडस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स भी मिलते हैं जहां पर एक्टर्स ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस के पीछे भागने के बजाय अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस और कैरेक्टर डेप्थ पर फोकस किया। अरुण विजय ने इंटेंस और ग्रिटी रोल्स के साथ में अपने पर्सोना को रीडिफाइन किया, जबकि आर माधवन ने इरुदी थ्रू जैसे परफॉर्मेंस ड्रिवन सिनेमा के जरिए ऑडियंस को याद दिलाया कि री इन्वेंशन वर्क्स, बस अप्रोच होनेस्ट होनी चाहिए। अगर मैं इसी पैटर्न में एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दूं तो आप कन्नड़ा एक्टर श्री मुरली को ले लो, जिनका करियर एक पॉइंट पर डेड माना जा रहा था, लेकिन उग्रम जैसे वेल रिटन प्रोजेक्ट ने उन्हें एक पावरफुल रिवाइवल दिया। या फिर बॉलीवुड में एसआरके से बड़ा एग्जांपल और क्या ही हो सकता है। ये सारे एग्जांपल एक ही बात प्रूव करते हैं कि इंडस्ट्री में डाउनफॉल का मतलब एंड नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रिसेट पॉइंट होता है। लेकिन इस रिसेट के लिए हार्ड रियलिटीज को एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। आज ऑडियंस सिर्फ स्टार पावर से इंप्रेस नहीं होती, उनको इमोशनल रेलेवेंस, फ्रेशनेस और रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग चाहिए होती है। और साथ ही साथ ऑफ स्क्रीन परसेप्शन और पब्लिक इमेज भी फिल्म के इम्पैक्ट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। जो एक्टर्स स्लम से बाउंस बैक हुए हैं, उन्होंने सिर्फ एक हिट फिल्म डिलीवर नहीं करी, बल्कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को भी समझा, अपनी ऑन स्क्रीन आइडेंटिटी को उन्होंने रिफ्रेम किया और कंटेंट को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया। और यहीं पर सवाल विशाल सर के ऊपर आकर के रुक जाता है कि क्या वो इस रिसेट फेज को एक्सेप्ट करेंगे या फिर वही रिपीटेटिव जोन उन्हें और पीछे खींच लेगा। इसी सवाल के जवाब में विशाल सर के करियर का फ्यूचर और उनके पॉसिबल कमबैक की डायरेक्शन छुपी हुई है। देखो, ज्यादातर ऑडियंस ने विशाल सर को एक मास एक्शन हीरो और कमर्शियल एंटरटेनर के रूप में देखा है। ये फॉर्मूला एक टाइम तक काम करता है, लेकिन जब वही टेम्पलेट बार बार रिपीट होने लगता है तब ऑडियंस का इंटरेस्ट नेचुरली कम होने लगता है। डाउनफॉल स्टार्ट तब होता है जब कोई एक्टर या स्टार का एक्सपेरिमेंटेशन रुक जाता है और वो रिस्क लेने के बजाय सेफ रास्ते के ऊपर चलना ज्यादा प्रेफर करता है। लेकिन जैसे ही विशाल सर ने अपनी रेगुलर इमेज से हटकर स्क्रिप्ट चूज करनी शुरू की, ऑडियंस का रेस्पॉन्स भी कम्प्लीटली चेंज होता हुआ दिखाई दिया। सबसे पहले मैं आपको कुछ मूवीज के बारे में बताना चाहूंगा, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ सके कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप सबने विशाल सर की थिराई, यानी कि हिंदी में बोले तो रिटर्न ऑफ अभिमन्यु को तो देखा ही होगा। इस फिल्म के साथ विशाल सर एक एक्शन हीरो नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसे कैरेक्टर में नजर आए थे जो दिमाग और इमोशंस दोनों से फाइट करता है। ये फिल्म सिर्फ पंचेज और फाइट्स तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि साइबर क्राइम जैसे रिलेवेंट और सीरियस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करती थी। ऑडियंस के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी इस अप्रोच को एक्सेप्ट किया था और बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी थी। इस फिल्म ने क्लियरली प्रूव कर दिया था कि जब कंटेंट के साथ मैसेज जुड़ता है तो ऑडियंस कनेक्ट करती है। व्हाइट डेविल को कोई नहीं पहचानता, पर अमर ज्योति ट्रस्ट के ओनर सत्यमूर्ति को सब जानते हैं। चौंक गए। व्हाइट डेविल और सत्यमूर्ति दोनों एक ही इंसान हैं, ये मैं सबको बता चुका हूं। योर अकाउंट इज हैक्ड। हा हा। वैसे तो कुछ महीनों पहले ये भी न्यूज आई थी कि इसका बॉलीवुड में रीमेक बनने वाला है, कंट्रोलर या फिर कंट्रोल कुछ ऐसे नाम से। वैसे मैंने ये फिल्म देखी नहीं है, लेकिन अगर आप में से किसी ने देखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या वाकई में ये फिल्म रीमेक है या फिर नहीं। दूसरा एग्जांपल दो तो इसके अलावा तुम थुप्पारी वालन फिल्म को ही ले लो। इसमें विशाल सर का एक बिल्कुल ही नया साइड सामने आया था। डिटेक्टिव रोल, स्लो बर्निंग इन्वेस्टिगेशन और रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग, ये सब कुछ उनकी यूजर मास इमेज से काफी अलग था। फिर भी ऑडियंस ने इस फिल्म को ओपन आर्म के साथ में एक्सेप्ट करा। ये एक क्लियर इंडिकेशन था कि विशाल सर सिर्फ एक एक्शन ओरिएंटेड
छोटे रोल्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस ड्रिवन कैरेक्टर्स में भी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं। और सच कहूं तो ये फिल्म विशाल सर की उन फिल्मों की लिस्ट में आती है इसमें उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और मेरी फेवरेट फिल्मों में भी आती है। वैसे अगर आप भी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको यूट्यूब पर डेस्टिनी डिटेक्टिव के नाम से मिल जाएगी, बट अभी मत देखना, वीडियो खत्म होने के बाद में देख लेना। 5 बार फेल है क्या? लाइट की स्पीड साउंड से फास्ट होती है। हाँ बिल्कुल। बिजली गिरने के बाद उसकी आवाज सुनाई देगी। ये बात एक बच्चा भी जानता है। थंडर इंजीनियरिंग, वेदर एंड क्लाइमेट साइंस एंड ट्रांसफॉर्मर्स, यही बुक्स पढ़ रहा था ना वो। मतलब दिवाकर की मौत बिजली गिरने से नहीं हुई, सुरेंद्र और उसकी टीम ने उसे मिलकर क्रिएट किया है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज अ प्री प्लान्ड मर्डर माई फ्रेंड, सोची समझी हत्या। और अब उनकी लेटेस्ट रिलीज मार्क एंटनी फिल्म की बात करें, जो उनके करियर का सबसे बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल मूव कहा जा सकता है। टाइम ट्रेवल, साइफाई एलिमेंट्स, डार्क ह्यूमर, गैंगस्टर ड्रामा और ओवर द टॉप स्टोरी टेलिंग, ये सब कुछ कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन यही रिस्क उनके फेवर में चला गया। विशाल सर का कंट्रोल येट क्रेजी परफॉर्मेंस ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज पैकेज बन गया और इस फिल्म ने एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस अचीव करी। ये एक लाउड सिग्नल था कि ऑडियंस विशाल सर को नए अवतार्स और अनकन्वेंशनल रोल्स में देखना चाहती है। मैं विलन बन के ही रहूंगा। एंटनी बुरा है। लेडीज मैटर। क्या कहा? लेडीज मैटर। लोंडियाबाजी करेगा, लोंडियाबाजी। गैंगस्टर को डिसिप्लिन में रहना मांगता, कितनी आंटीज को ठुकरा। और अगर इन तीनों फिल्मों को एक साथ देखा जाए तो एक बहुत क्लियर पैटर्न समझ में आता है कि जब भी पूर्ची थालापति ने फॉर्मूला बेस्ड एक्शन से हटकर कंटेंट ड्रिवन और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा पर फोकस किया है तो तब ऑडियंस ने उनको रिजेक्ट करने के बजाय सेलिब्रेट किया है। इसलिए अगर मैं कमबैक का जवाब बिल्कुल सिंपल भाषा में देने की कोशिश करूँ तो भाई हाँ, कमबैक गारंटीड पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ एक शर्त के ऊपर, और वो शर्त ये है कि विशाल सर अपने सेफ जोन से बाहर निकलकर स्ट्रॉन्ग राइटिंग, डिफरेंट जोनरा और मीनिंगफुल कैरेक्टर्स को प्रायोरिटी दें। ऐसा नहीं है कि ऑडियंस ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, ऑडियंस ने उन्हें पहले भी कई बार एक्सेप्ट किया है। और अगर ये अप्रोच कंटिन्यू होती रही तो विशाल सर का कमबैक सिर्फ टेम्परेरी नहीं होगा, बल्कि लॉन्ग टर्म और जेन्युइनली इंपैक्टफुल होगा। सो विशाल सर के फैंस एंड सिनेमा लवर्स को एक एक्साइटिंग अपडेट देते हुए अब बात करते हैं कुछ ऐसी मूवीज की जिसकी हाइप काफी ज्यादा है। वेल अभी विशाल सर की प्लेट में कुछ ऐसी मूवीज परोसी जा चुकी है जिससे 2026 के बाद का फेस काफी पैक्ड दिख रहा है। एक तरफ मास कमर्शियल एंटरटेनर्स और दूसरी तरफ ग्रिटी परफॉर्मेंस ड्रिवन सिनेमा का मिक्स। फैंस का बज़ है कि ये पीरियड उनकी करियर ट्रेजेक्टरी में एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर बनने वाला है। सबसे पहले स्पॉटलाइट में आता है उनका नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर रवि अरासू, जो इंडस्ट्री की मेजर अनाउंसमेंट्स में से एक है। और इस फिल्म का टाइटल मागुडम रखा गया है, जिसने प्रोडक्शन फ्लोर्स पर अपनी जर्नी को ऑफिशियली किक ऑफ कर दिया है। रवि अरासू जिनके नाम पे इंटेंस फिल्म्स जैसे इटाई और आयंगरन जैसी मूवीज है, विशाल सर को एक ग्रिटी पावरफुल गैंगस्टर ड्रामा देने वाला है, जहाँ पर हीरो का आर्क सिंपल पंच डायलॉग से आगे निकलकर एक डीपर लेड पर्सोना की तरफ जाता नजर आएगा। फीमेल लीड की बात करें तो इसमें दूसरा विजन का कोलैबोरेशन एक रिफ्रेशिंग वाइब ऐड करता है। और अगर कास्ट की बात करें तो रिसेंटली अभी अंजलि भी ज्वाइन हुई है, जो पहले विशाल सर के साथ उनकी पिछली रिलीज फिल्म मदागाजार राजा में भी काम कर चुकी है। ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन प्ले में एक इमोशनल डेप्थ और परफॉर्मेंस इंटेंसिटी दोनों को लिफ्ट करेगा। म्यूजिक इज गोइंग टू बी कंपोज्ड बाय जीवी प्रकाश, जो विशाल सर के मार्क एंटनी के बाद फिर से उनके सिनेमैटिक वर्ल्ड को म्यूजिकल पंच देंगे। दूसरा काफी टॉक अबाउट अनाउंसमेंट है उनके लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर सुंदर सी के साथ नए एंटरटेनर का, जिसका हाल ही में एक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो भी आया है। फिल्म का ऑफिशियल टाइटल है पुरुषन। इन दोनों ने अपने करियर में एक लीजेंडरी कॉम्बो बनाया है जो अंबाला, एक्शन, मदागाजार राजा जैसी फिल्म्स में मास फन और एनर्जी डिलीवर कर चुका है। इस नई मूवी का प्रॉमिस एक हाई एनर्जी कमर्शियल एंटरटेनर का है, जो पुराने फॉर्मूला को कंटेम्प्रेरी फ्लेवर के साथ में रिमिक्स करेगा, जहाँ पर कॉमेडी, स्पेक्टिकल और स्टाइल का परफेक्ट बैलेंस ऑडियंस को बिग स्क्रीन पर इंगेज करेगा। ये यूनिटी टीम एक सिनेमैटिक वाइब प्रॉमिस करती है, जिससे मास ऑडियंस में एक्साइटमेंट ऑलरेडी पीक पर है। बात कर स्टार कास्ट की तो अनाउंसमेंट वीडियो में हम योगी बाबू, तमन्ना भाटिया के अलावा विशाल सर, जो कि आज के सभी मॉडर्न हैंडसम्स की तरह किचन और गुंडे दोनों को संभालते हुए दिखाई दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बस ये भी है कि विशाल सर थुपरीवालन के पार्ट 2 के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो उनकी अर्लियर डिटेक्टिव यूनिवर्स का सीक्वल होगा। ओरिजिनल फिल्म की ग्राउंडेड इन्वेस्टिगेशन और कैरेक्टर डेप्थ ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को इंप्रेस किया था, और अब सीक्वल के साथ इस फ्रेंचाइजी को और बड़े लेवल पर एक्सप्लोर करने का प्लान है। फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म को प्रायोरिटी दी हुई है क्योंकि पावरफुल राइटिंग और सस्पेंस थ्रिलर एलिमेंट्स विशाल सर को एक वर्सेटाइल परफॉर्मर के रूप में एस्टेब्लिश करते हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट शेड्यूल में आता है तो 2026 या 2027 के फेज में ये फिल्म एक गेम चेंजर रोल प्ले कर सकती है। इन सभी प्रोजेक्ट के अलावा इनसाइडर इंटरव्यूज में विशाल सर ने हिंट भी दिया है कि वो गौतम वासुदेव मेनन के साथ में भी एक फिल्म कंप्लीट करना चाहते हैं। बिफोर डाइविंग डीप इनटू थुपरीवालन सीक्वल, जो उनकी एक्टिंग चॉइसेस को एक और सिग्निफिकेंट आउटर ड्रिवन डायमेंशन में लाएगा। वहीं कुछ रूमर्स की माने तो हमें इरुम्बु थिराई और मार्क एंटनी का सीक्वल भी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। और तो और एक एक्साइटिंग बात ये भी है कि बहुत जल्द पूर्ची थालापति की एंट्री एलसीयू में भी होने वाली है, बट ये सब अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। वैसे आप हमें कमेंट करके जरूर से बताना कि आप विशाल सर की कौन सी मूवी के लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो। तो 2026 के बाद विशाल सर का फिल्म स्लेट पूरे कमर्शियल से लेकर कंटेंट रिच, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सिनेमा तक का एक वाइड स्पेक्ट्रम दिखाता है। जैसे कि एक सीजन्ड एक्टर जो अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़कर ऑडियंस के लिए एक डाइवर्स सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने को रेडी है। ये एरा उनके करियर के लिए एक फ्रेश हॉरिजन बनने वाला है, जहाँ मास अपील के साथ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स और इंपैक्टफुल
परफॉर्मेंस का ब्लेंड कोर फोकस होगा। सो बात करते लास्ट पार्ट मतलब ओवरऑल फाइनल ओपिनियन की। देखो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हर सुपरस्टार के करियर में एक ऐसा वक्त या टाइम जरूर होता है जहां बैटल सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स की नहीं होती बल्कि आइडेंटिटी, रेलेवेंस और परसेप्शन की होती है। उर्जित हलपति विशाल के करियर में भी ये फेज क्लियरली देखने को मिला। इनकी फिल्मों को लेकर ऑडियंस के बीच में एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई तो थी लेकिन रिजल्ट हमेशा से कंसिस्टेंट नहीं रहे। लेकिन अगर विशाल सर की जर्नी को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किया जाए तो एक ट्रुथ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि ऑडियंस ने कभी विशाल को रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उनकी उन मूवीज को रिजेक्ट किया जो आउटडेटेड फॉर्मूलाज और प्रेडिक्टेबल ट्रीटमेंट पर बेस्ड थी। स्टारडम के ऊपर कभी सवाल नहीं उठा, सवाल सिर्फ चॉइस पर था। जब भी विशाल सर ने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कंटेंट ड्रिवन सिनेमा चूज किया तो रेस्पॉन्स हमेशा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव ही रहा। ऑडियंस ने हर बार उनके रिस्क टेकिंग एटीट्यूड को अप्रिशिएट किया। यह डायरेक्टली प्रूव करता है कि प्रॉब्लम कभी स्टारडम की नहीं होती बल्कि फिल्म सिलेक्शन और विजन की होती है। आज का सिनेमा इकोसिस्टम कंप्लीटली इवॉल्व हो चुका है। सिर्फ मास इमेज अब एनफ नहीं है। आज ऑडियंस ऑथेंटिक परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग राइटिंग्स और फ्रेश आइडियाज को रिवॉर्ड देती है और विशाल सर के पास ये तीनों क्वालिटीज आज भी इंटैक्ट है। उनका एक्सपीरियंस, स्क्रीन प्रेजेंस और हंगर फॉर री इन्वेंशन अब भी उतना ही पावरफुल है। कमबैक का मतलब सिर्फ एक 200 करोड़ ब्लॉकबस्टर डिलीवर करना नहीं होता। रियल कमबैक क्या होता है पता है? ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना सबसे बड़ा रियल कमबैक होता है और अपनी रेलेवेंस को नए सिनेमैटिक एरा के साथ रीडिफाइन करना। और अगर विशाल सर अपनी रिसेंट एक्सपेरिमेंटल और कंटेंट ओरिएंटेड चॉइसेस को कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करते रहे तो उनका कमबैक सिर्फ पॉसिबल नहीं बल्कि ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। सो गुरु लोग, मेरा फाइनल कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है। उर्जित हलपति विशाल का कमबैक किसी मिरेकल का वेट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ स्मार्ट डिसीजन, फियरलेस एक्सपेरिमेंट और पेशेंस का नेचुरल रिजल्ट होगा। और जब ये तीनों चीजें एक लाइन में आ जाती है तो कमबैक सिर्फ होता नहीं है बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करता है। और उनकी अपकमिंग लाइनअप्स पर मुझे कहीं ना कहीं अभी भी भरोसा है। एनीवेज अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, वो तो यार वक्त ही बताएगा। सो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अबे यार एक बात तो बताना भूल ही गया, तुमने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट सबने देख रखा होगा। सो अगर नहीं देखा है पार्ट 1 तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना उसको भी।